नमस्कार प्यारे बच्चों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति पर पाठ्यक्रम। इस तरीके से डिजाइन किया गया है ये कोर्स कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठें तो आप इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को देख के इफ और बट असमंजस की स्थिति में ना पड़े और आप डायरेक्टली आंसर करें और आगे बढ़ें। नो इफ, नो बट, डायरेक्टली हिट द बुल्स आई। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी इंडियन पॉलिटी के लिए। मैं राहुल यादव, who is an educator on अनअकैडमी एज वेल, आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी का कोर्स। और क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे उसमें। पहला, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रियम्बल, प्रस्तावना। यूनियन एंड टेरिटरी, भारत के केंद्र और राज्य, जो क्षेत्र है पूरा भारत का, वो कवर करेंगे हम। साथ ही साथ नागरिकता, सिटीजनशिप, रिसेंटली उसमें अमेंडमेंट हुआ है, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद आता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पढ़ाए जाने वाले विषय हैं। राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्व, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी परिषद। न्यायपालिका कैसी, सर्वोच्च न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। और उसके अलावा संवैधानिक निकाय, चुनाव आयोग, यूपीएससी, कैग, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए चलो, तो स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि कौन है आपके टीचर। सो मी, राहुल यादव, हु इज एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी एज वेल. I am a graduate in economics from Hindu College, DU, a law student, recently passed out, and also a erstwhile NCC cadet. I have cleared CDS FCAT 4 times, खुद से क्लियर किए हैं। तो मुझे पता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एनडीए में कैसे पूछते हैं, एफकेट में कैसे पूछते हैं, सीडीएस में कैसे पूछते हैं, या फिर अगर आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे वो कैसे पूछेंगे, या फिर बैंक पीओ में, जो कि बहुत रेयरली कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर वहां भी कुछ बनता है तो जीके के क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। 4 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और अब हम आपके साथ तैयारी करेंगे इंडियन पॉलिटी की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत की पॉलिटी किससे स्टार्ट होती है? भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान कहां से स्टार्ट होता है? एक प्रस्तावना के साथ। और प्रस्तावना क्या है? दैट इज प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल को हम कहते हैं प्रस्तावना। और ये प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो संविधान है उसकी शुरुआत होती है भारत के लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का संविधान जो अपनी ताकत है वो भारत के लोगों से लेता है। तो भारत के संविधान को ताकत कहां से मिलती है? भारत के लोगों से। हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू, और यहां पर भारत को एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं, कैसा? सोवरन, संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवाद, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, गणतांत्रिक लोकतंत्र, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और इसके नागरिकों को क्या देना चाहते हैं हम? जस्टिस। क्या सिक्योर करना चाहते हैं? एंड टू सिक्योर जस्टिस, न्याय। कैसा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। देन लिबर्टी। कैसी लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और साथ ही साथ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, कोई ऊंचा नीचा नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि जब भी सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो सबके लिए समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति जो चाहे बन सकता है, आपको राजनीति में आने की खुली छूट है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फिर टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और हम बंधुता, फ्रेटर्निटी को भी बढ़ावा देंगे। उनके बीच में क्या बढ़ावा देना है हमें? बंधुता। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को अश्योर करते हुए, एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, भारत की एकता और अखंडता को ध्यान में रख के। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा, दिस 26th डे ऑफ नवंबर। बच्चों ध्यान रखना, 26th डे ऑफ नवंबर 1949,
इस दिन वी अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस दिन हमने अपने संविधान को अडॉप्ट कर लिया था। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को, जो कि लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को वो लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो ये है हमारी प्रस्तावना। आज हम इंट्रो करेंगे, अपने संविधान को देखेंगे, पारखी नजरों से, बाहरी नजरों से देखेंगे, और उसके बाद फिर एक एक करके उसके अंदर जाएंगे। तो हमने पढ़ी उसकी प्रस्तावना। ये जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान, इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखें भैया, लिखित संविधान है ना, लिखित संविधान है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम जो कि इंग्लैंड, जहां से हमने ये पद्धति ली है, वहां पे रिटन संविधान नहीं है। रिटन संविधान है कहां पे? यूएसए में। और यूएसए का संविधान वो पहला संविधान है जो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, जो प्रस्तावना से स्टार्ट होता है, और वहीं से हमने भी अपनी प्रस्तावना की बात ली है। और यूएसए का जो संविधान है वो सबसे पुराना संविधान है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। कितने आर्टिकल थे इसमें? 395, 395 आर्टिकल्स, डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, 22 भागों में बटे हुए, और उसके 8 शेड्यूल। जब ये लिखा गया था ओरिजिनली, तो 395 आर्टिकल्स विद 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल। और अब 448 आर्टिकल हो गए हैं, 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हो गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत के समय 22 थे, अब कितने हैं? 25। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन कौन से हैं। पार्ट 1, पार्ट 1 में है आपकी यूनियन और टेरिटरीज, संघ और उसका क्षेत्र, आर्टिकल नंबर 1 से 4। फिर पार्ट 2, जिसमें आपकी नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, आर्टिकल नंबर 5 से 11, 5 to 11। पार्ट नंबर 3, आपके मौलिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12 to 35। आर्टिकल नंबर 12 to 35 हम अभी ब्रीफ कर रहे हैं, और फिर एक एक करके इनमें डेप्थ में घुसेंगे। ठीक है। पार्ट 4, पार्ट 4 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज पार्ट नंबर 4, 36 to 51। देन पार्ट 4A, देखो बच्चों, ये पहले नहीं था, इसमें पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया है बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्य 51A, आर्टिकल नंबर 51A। देन पार्ट 5, भाग 5, केंद्र सरकार, द यूनियन गवर्नमेंट, उसके कई चैप्टर हैं। पहला चैप्टर बात करता है एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी के बारे में। दूसरा चैप्टर बात करता है पार्लियामेंट के बारे में। तीसरा चैप्टर बात करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कैसी हैं। फिर चौथा भाग, यूनियन जुडिशरी, आपकी संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका कौन सी है? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट आता है फ्रॉम आर्टिकल 124 टू 147, 124 टू 147। भाग चैप्टर 5, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जो कि आर्टिकल 148 से 151। तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि इनसे इस आर्टिकल तक आएंगे, 1 से लेके 51 तक इंपॉर्टेंट है, और धीरे धीरे करके हम उनको पढ़ेंगे भी। बाद के जो आर्टिकल्स हैं उनमें से कुछ सेलेक्टिव आपको याद रखने हैं, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो जो आपको याद रखने हैं वो मैं पक्का से आपको एक एक करके समझाऊंगा, और एमसीक्यू करके भी हम उनको देखेंगे कि क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है और कैसे उसने आज तक हमसे पूछा है। देन पार्ट 6, भाग 5, तो भाग 6, भाग 5 में क्या था? संघ। तो भाग 6 में है स्टेट, राज्य, राज्य सरकारें, आर्टिकल 152 से 237 तक। तो ये टोटल है, उसमें कई चैप्टर हैं,
चैप्टर पहला जो सामान्य है, जनरल है। उसके बाद चैप्टर 2 जो राज्य की एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है। चैप्टर नंबर 3 जो बात करता है उसके विधानमंडल की, राज्य के विधानमंडल की। चैप्टर 4 भाग 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियां। तो हमने सेम चीजें देखी हैं भाग 5 में भी। जब हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर रहे थे तो वहां पे भी क्या थी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। उसी के तर्ज पे सेम राज्य में भी होता है, एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर की विधायी शक्तियां। उसके बाद पार्ट 5 हाई कोर्ट। पार्ट 5 क्या है, हाई कोर्ट। फिर पार्ट 6 है उसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसमें फिर पार्ट 6 है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। फिर पार्ट 7 एक और था इसमें जो कि डिलीट कर दिया गया है, तो पार्ट 7 क्या कहता था भाई, यहां देखो अभी हमने 6 तक पढ़े थे राज्य, उसके बाद 8 है, बीच में 7वां गायब है क्योंकि 7th इज डिलीटेड। ओके, याद रखना इस बात को। पार्ट 8 भाग 8 बात करता है यूनियन टेरिटरीज की। तो पहले यूनियन था, फिर राज्य, अब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल नंबर 239 टू 242। भाग 9 बात करता है पंचायतों के बारे में। भाग 9 बात करता है पंचायतों के बारे में, आर्टिकल 243 से 243 ओ। ये याद रखने वाली बात है, 243 टू 243 ओ, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। 243 टू 243 ओ। देन पार्ट 9 ए, भाग 9 ए, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिकाएं, 243 पी, 243 पी से लेकर 243 जेड जी, 243 जेड जी तक। उसके बाद भाग 9 बी, पार्ट 9 बी, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। उसके बाद आता है भाग 10। भाग 10 बात करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। नागालैंड, असम, वहां के जो एरियाज हैं, चाहे वो उड़ीसा में हो, तो जैसे भी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज हैं उसकी बात की गई है भाग 10 में। भाग 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, तो संघ और राज्य के बीच के संबंध कैसे होंगे, ये लिखे हैं भाग 11 में। इसके भी अलग अलग चैप्टर हैं, एक है विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव संबंध, फिर उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो दो तरीके के संबंध है, कैसे, एक लेजिस्लेटिव, एक विधायी, और दूसरे प्रशासनिक, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव। भाग 12 फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। आप सभी को पता है कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो वो जो सारा वित्तीय ढांचा जो हमारा है वो कहाँ लिखा गया है, वो लिखा गया है भाग 12 में, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के अंतर्गत। इसमें चैप्टर 1 है फाइनेंस, वित्त, चैप्टर 2 है बोरोइंग, उधार लेना, चैप्टर 3 है प्रॉपर्टी, संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, राइट्स, लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन, और चैप्टर 4 है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी 300A। तो यही मैं बताता चलूं आपको कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, जिसको हम और डेप्थ में जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे होंगे तब समझेंगे। भाग 13 क्या है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम कैसे करना है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, कितनी छूट आपको दी जाएगी, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो कितना यहाँ वहां घूम सकता है, ये सारी बातें लिखी हैं आर्टिकल 301 से लेकर 307 में, जो कि भाग 13 पार्ट 13 है। उसके बाद आता है पार्ट 14, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, ठीक है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस किसके अंदर आते हैं, ये भाग 14 पार्ट 14,
सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल नंबर 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक। ठीक है, उसके बाद पार्ट 14A, देखो ये पार्ट 14A है, तो जब भी ये ए ऐड किया गया है ये समझ जाओ कि ये दोबारा बाद में ऐड किया गया है, पहले नहीं था। क्या ऐड किया गया था? ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण, आर्टिकल 323 से लेकर आर्टिकल 323 बी तक, 323 ए से 323 बी। फिर उसके बाद आता है चुनाव आयोग, इलेक्शंस, जो है पार्ट 15। बच्चों ये याद रखें आप, पार्ट 15, पार्ट 15 चुनाव, आर्टिकल नंबर 324 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 329 ए तक। पार्ट 16, पार्ट 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस गिवन टू सर्टेन क्लासेस, दैट इज आर्टिकल नंबर 330 टू 342। उसके बाद आता है भाग 17, पार्ट 17, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देन उसके बाद आता है पार्ट 18, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये आपको याद रखना है, इमरजेंसी प्रोविजंस कम्स फ्रॉम आर्टिकल 352 352 से 360 360 तक। ठीक है, तीन तरीके की इमरजेंसी होती है और ये लिखी गई है आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में। भाग 18, भाग 19 मिसलेनियस, भाग 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत का संविधान, भारत के संविधान का संशोधन, आर्टिकल नंबर 368 पार्ट 20, पार्ट 20। पार्ट 21 टेम्पररी प्रोविजंस, अभी रिसेंटली हमने अब टेम्पररी प्रोविजन हटाया है जम्मू कश्मीर को लेकर, आर्टिकल 370, वो कहाँ आता था? पार्ट 21 में, आर्टिकल 369 से लेकर 392, ये सारे टेम्पररी प्रोविजंस हैं, टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस। फिर पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, तो लघु शीर्षक हिंदी और जो जो भाग हमने रिपील कर लिए हैं उनका ब्यौरा लिखा है आर्टिकल 393 से लेकर 395 के बीच। ठीक है, तो ये हमने ब्रीफली सारे के सारे भाग देखे, आर्टिकल्स देखे। अब देखते हैं कि कब कब अमेंडमेंट हुआ और क्या क्या चीजें ऐड हुई इसमें। पार्ट 4A was added, part 14A, both were added by 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1976। फिर पार्ट 10A, ये गलत लिखा है भाई, ठीक है। फिर पार्ट 7 डीलिंग विद पार्ट बी स्टेट्स, जो मैंने आपको पहले बताया था कि वहां बीच में पार्ट 7 नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि उसको डिलीट कर लिया गया और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखे थे पार्ट बी स्टेट। तो आपको जैसे पता है जब हम आजाद हुए तो उस टाइम पे स्टेट्स को ए बी सी डी में बांटा गया था। ठीक है, ए बी सी डी में बांटा गया था और वो जो सारे स्टेट्स थे वो लिखे गए थे पार्ट 7 में, जो कि 1956 के बाद से हट गए थे। 1956 के बाद से वो हट गए थे, तो इसीलिए पार्ट 7 को भी डिलीट कर लिया गया। कब डिलीट किया गया? 7th, याद रखें, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। फिर पार्ट 9B, पार्ट 9B एडिड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, कोऑपरेटिव्स के बारे में जो बात करता है, कोऑपरेटिव्स के बारे में जो बात करता है वो 2011 में ऐड किया गया था मनमोहन सिंह जी की सरकार द्वारा। उसके बाद शेड्यूल्स, अब देखो हमने देखा हमारे प्रस्तावना, प्रियम्बल, फिर आर्टिकल्स और उसके बाद आते हैं हमारे शेड्यूल। 8 शेड्यूल हैं जो कि मैंने आपको बताए। फिर आज तक आते आते 12 हो गए हैं। ओरिजिनली उसमें 8 थे, 4 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम इंक्रीज्ड। तो अब देखते हैं क्या है। तो शेड्यूल को हम जनरली बोलते हैं कि एक टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो शेड्यूल क्या होता है? आर बेसिकली टेबल्स विच कंटेन एडिशनल डिटेल। ठीक है, तो क्या एडिशनल डिटेल देखते हैं आइए। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या देता है भाई? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो भारत के जो राज्य हैं
और उसकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल में। वो लिस्ट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में। देन कम्स सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल में लिखा है सैलरीज के बारे में, सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, सैलरीज एंड एम्यूलमेंट्स। ठीक है, तो भत्ते, पेंशन भत्ता, सैलरी किसकी? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर की, दोनों हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। फिर ऐसे ही स्टेट के भी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और अगर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसका चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, जज सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, और फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की सैलरीज एंड अमूलमेंट। क्यों लिखे गए हैं यहाँ पर? क्योंकि ये जो पद हैं, ये जो पद हैं वो संवैधानिक पद हैं, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी का इनमें हस्तक्षेप हो, इनके ऊपर इनको डरा धमका के, जैसे कहते हैं ना कि सैलरी नहीं मिलेगी, एमोल्यूमेंट नहीं मिलेगा, घटा देंगे, बढ़ा देंगे, ऐसा कोई दबाव इनके ऊपर ना हो, इसीलिए संविधान में पहले से ही इनकी सैलरी की व्याख्या की गई है। ठीक है, फिर आता है शेड्यूल नंबर 3, जिसमें लिखा है कि आप शपथ कैसे लेंगे। आप मतलब आप में कोई भी आ सकता है। प्रेसिडेंट की शपथ कैसे होगी? ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट किस चीज की शपथ लेगा? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जो शपथ लेंगे, या फिर आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सारी ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो, ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो लिखी गई है तीसरी अनुसूची में, थर्ड शेड्यूल में। ठीक है, फिर आता है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है कि एलोकेशन ऑफ सीट कैसे होगी, कहाँ पे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। तो जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, ये लिखा है चौथे शेड्यूल में। और पांचवें शेड्यूल में क्या लिखा है? पांचवें शेड्यूल में लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान, प्रोविजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो पार्ट शेड्यूल नंबर 5 में इनमें क्या है? उन स्टेट्स को छोड़कर, उन स्टेट्स को छोड़कर जो कि पार्ट शेड्यूल 6 में है। कौन कौन से हैं? इसको हम कहते हैं तमामी, या फिर आप एटीएम भी कह सकते हो, एटीएम, एटीएमएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो ये जो चार हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी को लिखा गया है फिफ्थ शेड्यूल में, और इनसे रिलेटेड लिखा गया है सिक्स्थ शेड्यूल में। तो सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है? छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप 5वें और 6 में कंफ्यूज ना हो, दोनों एक के बारे में ही बात करते हैं, बस राज्यों का बंटवारा हो गया है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के बारे में पार्ट शेड्यूल 6 बात करता है, और 5 बात करता है इन चारों स्टेट्स को छोड़कर बाकी एरियाज के बारे में। फिर आता है शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7 सेज अबाउट लिस्ट, कि हमारा जो यूनियन है उसकी ताकत क्या है, हमारा जो स्टेट है उसकी ताकत क्या है, मतलब ताकतों का बंटवारा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? 7th शेड्यूल में। बिकॉज यहाँ पे लिखी गई है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन लिस्ट में लिखा गया है कि किसमें शक्ति है संघ के पास कि उसका उसके ऊपर कानून बना सके, और किन विषयों पर राज्य के पास शक्ति है कानून बनाने की, और किन विषयों के ऊपर दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये लिखा गया है 7th शेड्यूल में। इसीलिए अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहाँ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज रिटन इन 7th शेड्यूल। फिर आता है 8th शेड्यूल, दैट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस हैं भाई? टोटल 22 भाषाओं को हमने रिकॉग्निशन दिया है, और उन सभी को लिखा गया है 8th शेड्यूल्ड में।
8वीं अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची क्या कहती है? इसमें वो एक्ट और रेगुलेशन, उसमें वो नियम और विनियम लिखे गए हैं जो बात करते हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो हमने लैंड रिफॉर्म करने स्टार्ट किए थे अपनी आजादी के बाद से ही, लेकिन उसमें दिक्कतें आई प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से। तो अब हमने क्या कर दिया कि लैंड रिफॉर्म्स को वैलिडेट करने के लिए अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है तो उसे हम डाल देंगे 9th शेड्यूल में, ताकि उसे कोई चैलेंज ना कर सके, ताकि उसे कोई चैलेंज ना कर सके। फिर है 10th शेड्यूल, जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें दल बदल करते हैं ना। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, अभी रिसेंटली मेघालय मिजोरम में उथल पुथल चल रही थी, मणिपुर में चल रही थी राज्यसभा की सीट के लिए। तो जब दल बदल की बात आती है तो उसमें हम लगाते हैं 10th शेड्यूल। अगर कोई एमएलए एमपी अपनी पार्टी के इतर जाके, अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी के पास जाके उसको सपोर्ट करता है, तो स्पीकर चाहे तो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है बेस्ड ऑन द रूल्स रिटन इन 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। इसमें दल बदल कानून है। फिर आता है 11th और 12th। 11th में लिखा गया है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। और वहीं 12 में लिखा गया है, 12 में क्या लिखा गया है? म्युनिसिपैलिटी की पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहां तक आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि सभी को समझ में आया होगा। और हमने अच्छे से एक ब्रीफ ओवरव्यू लिया है आज कि हमारा संविधान कैसा है, इसके भागों के बारे में पढ़ा है। और अगली क्लास से हम इन डेप्थ जाके प्रियम्बल से स्टार्ट करके सारे क्वेश्चंस जो आज तक के पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी में हो, चाहे वो एनडीए में हो, चाहे सीडीएस में हो या फिर एफकेट में हो, जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपको विद क्वेश्चंस मैं दिखाकर समझाऊंगा और पूरा का पूरा टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे, ताकि अगेन एग्जाम हॉल में इफ और बट नहीं, सीधा सवाल पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूं। अगली क्लास में प्रियम्बल और हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारतीय संविधान कैसे बना, इसके ऊपर मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।